नमस्कार, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाया था कि फार्म सेंटर द्वारा कोकुनाला में एक बागवानी शिविर का आयोजन किया गया था, उसके अंतराल के बाद हम पहुंचे हैं पंकज नेगी, जो गुरुजी के नाम से भी विख्यात है। उनके बगीचे पहुंचे, साथ में इनके साथ जो उत्कृष्ट बागवान वो भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ जुब्बल से डिम्पश पांचटा भी पहुंचे हैं। जानेंगे बागवानी के बारे में, खास बातचीत करेंगे, किस तरह का इनका ऑर्चर्ड है, किस तरह की बागवानी ये करते हैं, किस तरह की आप यहाँ पर जो बागवानी की नया दिशा निर्देश जो ये बागवानों को दे रहे हैं और इनकी बागवानी का क्या नया तरीका, इनसे खास बातचीत करेंगे इस बारे में और जानेंगे कि बागवानों को क्या टिप्स देना चाहेंगे। पंकज नेगी से ये बातचीत करेंगे। पंकज जी, आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी एक सेमिनार में आपने कुछ अहम टिप्स दिए थे बागवानों को, अब हम आपके ऑर्चर्ड में पहुंचे हैं। अब क्या खासियत आपके ऑर्चर्ड है? क्योंकि कई बगीचों में मैं जा चुका हूं, वहां पर पत्तियां गायब है पेड़ों से, पर आपकी पत्तियां अभी भी स्वस्थ है। क्या कारण? क्योंकि मैंने रूटीन में और स्प्रेस की हुई है पहले, और मतलब कि न्यूट्रिशन प्रॉपर है जी, वो भी कारण है। अभी दो जब से हार्वेस्ट हो गया 1.5-2 महीने से, तब तो कोई भी वो नहीं किया है, मैंने स्प्रे नहीं किया, पर मतलब कि पहले का जो स्प्रेज है उसका काफी फायदा मिला है मेरे को, तो इसलिए पत्ता मेरी तो हर साल ही ऐसा पत्ता रहता है। और इससे आप फर्क देख रहे होंगे, आप जैसे वीडियो ले रहे हैं, ये बीमा देखो आप कितना मोटा है, ऐसा लगता है कि अभी खुल जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे बन गए है जी। चलिए, आपका पत्ता तो स्वस्थ है, मगर इसका बेनिफिट भी आपने बता दिया, अगली साल क्रॉप अच्छी रहेगी। हर साल क्रॉप आएगी अगर आप पत्ता बचाते हैं अपना। जी। जिन बागवानों के इस साल पत्ते नहीं बचा सके, वो क्या करें अब इस समय? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अब जो तो हो गया जी। मेरा तो कंसेप्ट में नहीं रहता कि नाइट्रोजन मिल जाए सीजन के बाद, जी, हार्वेस्टिंग के बाद जी, और पत्ता बच जाए तो आपकी क्रॉप कभी टूटेगी नहीं। जी, हाँ जी। तो अब जिनके झड़ गया हुआ है और जिनके तो बहुत जल्दी झड़ गया, उनके तो हार्वेस्ट बहुत, अगले साल फसल बहुत कम आनी है। जी। तो उनके इन्फेक्शन बहुत है, उनको जिंक सल्फेट या कॉस्टिक सोडा की स्प्रेस, जिंक सल्फेट तो आजकल भी हो सकता है अगर पत्ते झड़ गए, कॉस्टिक सोडा कर दे बाद में, या बोडोमिक्स वगैरह कुछ कर दे, जिससे जो इन्फेक्टेड पत्ते हैं वो इन्फेक्शन अगली साल ना हो। जी। चलिए, आपने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से पत्ते में जो बीमारी आ रही, इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि बागवान समय रहते स्प्रे नहीं कर पाए। क्या स्प्रे का शेड्यूल रहना चाहिए सीजन में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को ये नहीं पता कि कौन सी बीमारी हमारे बगीचे में आती है। जी। आपको अप्रैल से लेकर अपना बगीचे में देखना चाहिए कौन सी बीमारी कब किस टाइम पे आई है। जी। तो जब वो बीमारी आई है वो अगले साल भी आएगी उसी टाइम पे। जी। तो सबसे बड़ी कमी कहाँ रह रही है, हम तुक्के में स्प्रे कर रहे हैं कि मैंने ये वाला फंजीसाइड कर दिया, मैंने ये वाला कर दिया, उस बीमारी का पर्टिकुलर फंजीसाइड नहीं कर रहे हम। जी। जो बीमारी आ रही है आपके बगीचे में, हम तो सिर्फ रूटीन फंजीसाइड की फॉलो कर रहे हैं, बीमारी के हिसाब से फंजीसाइड नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से इस समय आपका सेब तुड़ान हो चुका है, हाँ जी। और इसके बाद बागवानी क्या करे, किस तरह की बागवानी करे, और साथ ही साथ किस तरह की सॉइल एप्लीकेशन बागवान दे? देखिए, मैंने नाइट्रोजन तो डाल दिया है, नाइट्रोजन के लिए मैं यूरिया डालता हूँ, सॉइल एप्लीकेशन कर दिया कोई 1.5 महीने पहले इस ऑर्चर्ड में। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से आपने बताया कि यूरिया डाल चुकी है, किस तरह की क्वांटिटी रहनी चाहिए, किस तरह की रेशो छोटे और बड़े पौधों में? मेरी सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जिस पेटी में एक पेटी निकली है, जिस पेड़ में एक पेटी निकली है, उसमें मैं 100 ग्राम डालता हूँ। जी। जिसमें 5 पेटी निकली उसमें आधा किलो डालता हूँ। जी। सिंपल सा कंसेप्ट है मेरा यूरिया एप्लीकेशन का। जी। वो कर दिया है। जी। जिस तरह से अभी कई बागवानों ने यहाँ पर भी सवाल उठाए थे शिविर में कि गोबर डालना चाहिए, न्यूट्रिशन किस तरह का देना चाहिए, आप फॉलियर दे या सॉइल के माध्यम से दे? देखिए, अगर तो आपके अपना गोबर है तो डालो, बहुत अच्छी चीज है गोबर सॉइल में। मैंने आज तक जिंदगी में कभी गोबर नहीं डाला है अपनी अपनी मिट्टी में। जी। मैं ऑर्गेनिक यूज करता हूँ, मटेरियल कुछ भी कर दिया, जैसे जो तो घास है वो तो होता ही है। जी। और बहुत सारी चीजें हर साल मैं चेंज करके करता हूँ। जैसे कि इस साल मैं डाल रहा हूँ शेविंग्स वुड की, जो हमारे प्लेनर चलते हैं घर में, और सॉडस्ट वगैरह आपको दिखाऊंगा, मैंने वहाँ बना रहा हूँ। उसको ट्रीट करना पड़ता है पहले, डायरेक्ट नहीं डाल सकते आप। जी। और मैं तो सड़े हुए सेब वगैरह भी 8-10 साल से ट्रीट करके वापस बगीचे में डाल रहा हूँ। जी। जो खुराक बनते हैं हमारी। जी। मैं आपके बगीचे में देख पा रहा हूं पंकज जी, अभी से आपने सेब का जो नए प्लांटेशन है उसके लिए गड्ढे शुरू कर दिए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमारे एक बार पहले बगीचा मतलब खत्म हो गया, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में पहुंच रहे हम यहाँ। तो इससे अगर आप 1.5-2 महीने खुला रखेंगे गड्ढा, तो जो धूप लगेगी इसमें, जो बीमारी शिमारी होगी ना, अल्ट्रावायलेट रेज, वो खत्म हो जाएगी। जी। चलिए, ये तो हमारा इसका हो गया। अब आया हमारा प्रोनिंग सेशन की जिस तरह कई बागवान नवंबर में ही शुरू हो जाते हैं और आगे टिल फरवरी एंड तक चलते हैं, कौन से समय की सही प्रोनिंग रहती है?
ऐसा होता है इसमें प्रोनिंग में जी, एक तो ये बहुत लंबा काम होता है जी और लेबर आसानी से नहीं मिलती है। जी तो पहला तो कंसिडरेशन वो देना पड़ता है कि लेबर हमारे पास कब अवेलेबल है। जी फिर ये होता है कि अगर आप और नवंबर में करें प्रोनिंग और फरवरी मार्च में करें तो सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि उसका हल्का फुल्का सैप होता है और सैप प्रोनिंग के कट को, जख्म को भरता है। जी। क्या बात है, जिस तरह से हार्वेस्टिंग हो चुकी है, क्या अभी भी कोई फॉलियर हो सकती है? फोलियर ये कर सकते हैं आप डिसइंफेक्ट करने के लिए लीव्स वगैरह, जी जैसे जिंक सल्फेट अभी हो सकता है, फिर आगे जब पूरा पत्ता झड़ जाएगा कॉस्टिक सोडा वगैरह हो सकता है। पर ये सारी स्प्रेज एक साल में नहीं करनी है, रोटेट करके करनी चाहिए। जैसे मैं मान लिया कि जिंक सल्फेट इस साल करता हूँ, कॉस्टिक सोडा अगले साल करता हूँ, उसके नेक्स्ट ईयर बोडो मिक्सचर करूंगा, इस तरीके से चलता है मेरा। यानी कि बदल बदल के इसमें हर आप साल करिए। जी। कई तरह का आप देखते हैं कि इस समय चूना भी लगाते हैं बागवान पेड़ों में, तनों में, हाँ, वो तो क्या है? वो जब चूना लगाते हैं तो वो ऐसा होता है कि हमारे अब विंटर्स में एक साइड से धूप आती है। जी मान लीजिए ये पेड़ है, इस साइड को ना तन्ने में हमेशा एक साइड को धूप लगेगी सुबह शाम तक, जी उससे एक साइड का तन्ना जल जाता है। जी जब हम चूना लगाते हैं या कुछ ब्राइट चीज लगाते हो, धूप को रिफ्लेक्ट करता है, जी रिफ्लेक्ट करके उस पर कम असर होता है। ये देखिए आप वहां से इस साइड से तन्ना खराब हुआ है, दूसरी साइड को बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये धूप से हुआ है। जी। तो इसलिए लगाया जाता है चूना, चूना का भी मतलब। ताकि अच्छा, धूप का असर दूसरा रहे। पंकज जी, ये भी देखा गया अमूमन सर्दी में लोग चूना सॉइल में भी डालते हैं और साथ ही साथ कई तरह की खादें डालते हैं। कितना सही और कितना गलत है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत बढ़ गई है। जी उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जी और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। चूना सर्दियों में इसलिए डालते हैं लोग, वो तो पूरे साल आप कभी भी डाल सकते हैं अगर आपका पीएच सॉइल का कम है जी तो। और पीएच कम है तो फिर आपके न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ऊपर नहीं जाएंगे, जी तो वो सॉइल में ही रहेंगे, पेड़ उस अपटेक नहीं कर पाएगा। जी तो आपको सॉइल टेस्ट करोगे या पीएच ही टेस्ट कर लो आप, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है। जी। कई बागवान को मैंने देखा कि केंचुआ खाद भी बगीचे में डालती है। कितने सही है उसका और कितना लाभ उसे मिलते हैं? अगर आपके ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 to 1 है जी तो ऑर्गेनिक को परफेक्ट माना जाता है। जी पर अगर आप मिक्स ही खेती कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक भी थोड़ी बहुत केमिकल है, जी। तो आपको ऑर्गेनिक लेवल आपका जो सॉइल का है वो रेस करना पड़ता है एक से ऊपर। जी पर वो नेचुरल तरीके से करना पड़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं करना पड़ता, आस्ते आस्ते होगा वो। अब जैसे केंचुआ डालते हैं, जी केंचुए में भी एक चीज है कि केंचुआ भी यहाँ जो हमारे को मिल रहा है पता नहीं किस किस्म का मिल रहा है। जी केंचुए में मेन फायदा होता है अर्थवॉर्म्स या उनके अंडों के। जी अब अगर विंटर्स में डालते हैं हम तो मेरे ख्याल से वो ठंड में इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो या तो अक्टूबर तक डालो, मतलब कि मार्च से अक्टूबर सबसे बढ़िया टाइम है डालने का उसको। मार्च से अक्टूबर का। हाँ जी हाँ जी। और एक और भी है, अब तो दूसरे प्रोसेस से भी आने लग गया जिसमें केंचुआ नहीं है, वो ट्रीट करते हैं उसको डाइजेस्टर में, जी गोबर को, और उसको गौच बोलते हैं हमारे, जी, गौमूत्र जी, को। तो उसको डाइजेस्ट करते हैं ताकि उसमें कोई बीज बूज ना रहे और तो बीमारी वायरस वगैरह खत्म हो जाए। फिर वो भी आ गया हुआ है मार्केट में, वो मेरे ख्याल से केंचुए से ज्यादा कारगर है, क्योंकि केंचुआ बेसिकली एक्सक्रीटा जिसको टट्टी बोलते हैं केंचुए की जी। है, उसको खाने केंचुआ कम आएगा। अच्छा अगर आप वो डालते हैं तो उसको खाने केंचुआ आएगा, और आपके केंचुए की मूवमेंट जब नीचे ऊपर होगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। जी। सॉइल एप्लीकेशन होगी और फॉलियर। अगर जो आपके बगीचे में पत्ते देख पा रहा हूँ और जिन बागवानों के बगीचे में भी पत्ते हैं, तो कौन सी स्प्रे, क्या ये झाड़नी जरूरी है या ये रहने देनी चाहिए? कब तक? अब ऐसा है जैसे यहाँ 1.5-2 महीने हो गए हार्वेस्टिंग के बाद, अब ये झाड़ने जरूरी है, क्योंकि जितनी देर तक मैं पत्ते रखूंगा उतने ज्यादा कीड़े इसमें अंडे देंगे, जी वो मेरे को अगले साल फर्क डालेगा। जी तो इसलिए मैं अब 4-5 दिन में कोई स्प्रे करके इनको झाड़ना पड़ेगा, मजबूरी है कि झाड़ने पड़ेंगे। जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पंकज नेगी जी। इन्होंने अहम जानकारियां दी और उत्कृष्ट बागवान भी है। इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन से क्षेत्र से आए और इन्होंने क्या आज यहाँ पर ग्रहण किया है। सर, आपका स्वागत है लाइफ टाइम टीवी में, और अपना परिचय भी दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ईशान कंवर है जी मैं कुमारसैन से आया हूँ। जी मैं यहाँ पर इनसे जो इन्होंने बातें बताई है उसको जी देखने के लिए, और हमारे बगीचे में तो इतनी पत्तियां नहीं है आज की डेट में, जी पर इनको देख के मैं काफ़ी अच्छा लगा इनको देख के कि अब हम भी इनसे टिप्स लिए हमने, अब इनसे घर पे जाके हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर उस हिसाब से। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। तो देखिए, कुमारसैन से बागवान आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, पंकज ऑर्चर्ड में चलते हैं, देखते हैं जिस तरह से इन्होंने अभी बागवानों को जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में ये साझा कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और देखते हैं पंकज के ऑर्चर्ड को। लाइव स्ट्रीम में बने रहें। ये खुद को यहाँ तो बहुत ज्यादा चल जाएगा ग्रोथ के लिए नहीं, यहाँ से समाएंगे ना आप कहीं कट, और यहाँ से इनको काट देंगे,
ताकि जो सैप इसमें जा रहा है ना स्पर में तो ये प्रॉब्लम होगी होती तो देखिए बागवानों को टिप्स दिए जा रहे हैं। पंकज नेगी जी का ऑर्चर्ड है और यहाँ पर कई बागवान पहुँचे हैं, जानकारी ले रहे हैं किस तरह की बागवानी करते हैं और किस तरह के आप तकनीकी अपनाते हैं अपने बगीचे में, क्योंकि जो इनका बगीचा काफ़ी स्वस्थ है और बगीचों के अलावा क्योंकि अधिकांश जो बगीचे हैं उनमें पत्तियां झड़ चुकी है। अगर पंकज नेगी जी के ऑर्चर्ड की बात करें, ये बगीचा बिल्कुल स्वस्थ है और निरोग जिसे कहते हैं कि इसमें कोई बीमारी हमें दिख नहीं रही है। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, इनका ऑर्चर्ड है और जानेंगे खास बातचीत इनसे। अभी जिस तरह से आपको बताया गया है कि कई तरह के इन्होंने टिप्स दिए हैं, सॉइल से लेकर जो स्प्रे शेड्यूल से लेकर और प्रोनिंग टिप्स से लेकर और जो सेब रोपने को लेकर सारी जानकारी इन्होंने दी है। तो देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं, कई तरह की वैरायटीज़ इनके बगीचे में हैं। पंकज जी, हम आपके इस सॉइल एप्लीकेशन जो आपने बताई, इसके बाद हम पहुँचे आपके जो ऊपर वाला एरिया का बगीचे का है और इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ आपके लगी है? इसमें अब जो मैं वैरायटीज लगा रहा हूँ, पहले तो मेन रॉयल होता था, स्पर होता था, अब मैं ज़्यादा खट्टी मीठी वैरायटी की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जिसकी ग्रोथ आसानी से हो और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जैसे ग्रैनी स्मिथ है, ये गालाज है आपके पीछे, ये फ्यूजी है, ये देखो पीछे ऊपर बड़े पेड़ ग्रैनी स्मिथ की है। और ग्रैनी स्मिथ हमारे को ये वैरायटीज हमारे को पैसा भी रॉयल से ज़्यादा दे रही है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा दे रही है जी। यानी कि पंकज जी, कौन से हाइट के लिए, कौन सी एलिवेशन के लिए वैरायटीज ठीक रहने वाली है? ये तो हर एलिवेशन में चलती है, जो ये खट्टी मीठी वैरायटियाँ बोलता हूँ मैं जिनको जी, कि जिसमें जूस टाट भी हो और मीठा भी हो, तो हर एलिवेशन में चलती है ये वैरायटीज। तो जी, जैसे मान लिया जाए कई इसमें क्षेत्र में मान लिया जाए न्यूनतम और उच्चतम जो हाइट की बगीचे हैं उसमें कई तरह की वैरायटी की रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि ये वैरायटी ना लगाए और ये वैरायटी लगाए, इससे बेनिफिट है। तो आप कौन सा सजेस्ट करते हैं? उसमें ये होता है कि अगर आप स्पर लगा रहे हैं तो कलर्ड वैरायटीज जिसमें कलर थोड़ा लेट आता है और ग्रोथ हो, वो हाइट में लगनी चाहिए, क्योंकि हाइट में अगर आप स्कारलेट स्पर वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल काला हो जाता हो, शक्ल सेब की खराब हो जाती है जी। तो देखिए अहम जानकारी दे रहे हैं, साथ में हमारे साथ डिम्पश पांचटा भी है, इनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि ये भी बहुत उत्कृष्ट बागवान है और साथ ही साथ नौनी यूनिवर्सिटी में भी इनका अहम पद है। पांचटा जी, आज सेमिनार रहा, किस तरह का सेमिनार रहा और आप ऑर्चर्ड में पहुंचे हैं और किस तरह का ऑर्चर्ड है, इसके बारे में प्लीज बताएं। घंटा जी, आपका धन्यवाद और लाइफ टाइम टीवी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है कि एक प्रोग्रेसिव ग्रोवर साइंटिस्ट के साथ बैठ के एक आम किसानों के साथ साझा करे और हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है और लोगों तक जानकारियां पहुंचा। आज का जो ऐसा सेशन रहा है कि ये मैं बहुत पहले से मैं भी प्लान कर रहा था कि अब हमारे को जरूरत आ गई है, क्योंकि अब हम हर जगह नहीं जा सकते प्रूनिंग सिखाने, कब तक प्रूनिंग सिखाएंगे, क्योंकि जो काम हमारा था हमने कर दिया है। अब बात आती है कि जी एक मंच पे बैठ के साझा चर्चा हो और हर विषय पर बातचीत हो। तो आज एक बहुत ही सार्थक पहल शुरू की कोकुनाला से हुई है। अब आने वाले टाइम में एरिया वाइज होगा, क्योंकि जी जब तक हम नहीं समझेंगे इस चीज़ को, आउटपुट, इनपुट कॉस्ट, डिजीज मैनेजमेंट, कैसे हम सबसे बड़ी बात जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम घटा सकते हैं, उस पर जब हम चिंता नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा निकल के आएगा। जी पांचटा जी, आपका ट्रेनिंग सेशन भी मेरे ख्याल से अब शुरू होता है, कब से शुरू होगा? और आप कई जैसे कुल्लू एरिया में जाते हैं, किन्नौर एरिया में जाते हैं, ऊपर डोडरा क्वार तक आप जाते हैं, कब से आपका सेशन शुरू रहेगा और बागवानियों के लिए खास टिप्स आपके क्या रहेंगे? ये जो सेशन रहेंगे मेरे हिसाब से 1 नवंबर के बाद हम शुरू कर देंगे और जो हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा वो रहेगा दूरदराज के क्षेत्र, या हम लाहौल स्पीति या किन्नौर के हिल लीजिए या आपके चौपाल के कुप्पू का एरिया के हिल लीजिए, जो बहुत ही दूर के है, क्योंकि तब तक बर्फ गिर जाती है, हाइटों में आना जाना बड़ा जटिल हो जाता है। तो शुरुआत हम दूर से करेंगे, उसके बाद लोकेलिटी में हमारे कैंप चलते रहेंगे। मगर आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा फार्मर किसान भाइयों को कि अब हमारे कैंप से चाहे पंकज नेगी जी करेंगे, चाहे मैं करता हूँ या कोई भी, हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जी अब इतना समय भी नहीं होता। और मुझे ये लगता है कि भाई आने वाले अब बहुत सारे हमने सेशन कर दिए, अब हर जगह लोग सीख चुके हैं कि कैसे बागवानी करनी है, कैसे प्रूनिंग करनी है। तो अब सिलेक्टिवली एरिया वाइज हम सिलेक्ट करेंगे और वहां पर कैंप करने की कोशिश करेंगे। जी
तो देखिए आपने कैंप के बारे में बता दिया और साथ ही साथ हमारे बागवानों को ये भी बता दीजिए कि वो गोबर कब डालें, खाद कब डालें, गोबर डालने का सही समय कब है। घंटा जी, अगर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा तो जो हमारा गोबर डालने का आजकल का समय बिल्कुल उपयुक्त है। आजकल आप गोबर डालना शुरू कर दे या डाल दे, कुछ लोग तो डाल भी चुके हैं, हम लोग डाल चुके हैं जी। और दूसरी बात आती है खाद की, तो जैसे आपने नीचे भी देखा कि जब तक आपकी सॉइल टेस्टिंग नहीं होगी तब तक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं न्यूट्रिशन की। तो किसान भाई ये कोशिश करें कि हम सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग करा दे। जी। आजकल भी आप करा सकते हैं या आज के 1 महीने के बाद भी नवंबर दिसंबर तक आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि फार्मर इसको किस चीज में लेता है। और अगर आज आप खादों की रेट्स की बात करें, अगर हम जागृत नहीं हुए और हम सॉइल टेस्टिंग पे नहीं गए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम सेब में पैसा बचा पाएंगे। जी। तो सॉइल टेस्टिंग की जिस तरह से आपने बताया कि सॉइल टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, इसका सही समय क्या होता है और ये कहाँ पर होगी? यहाँ जुब्बल कोटखाई या रोडू क्षेत्र में कहाँ भी? देखिए, सबसे जरूरी तो होता है कि सॉइल सैंपल कैसे लिए जाते हैं। 2-3 इंच की मिट्टी के ऊपर से हटा के जहाँ आप खादें डालते हैं वहां से आप सैंपल लेंगे तौलिए से और लगभग 12 से 15 इंच तक का 8 से 12-15 इंच तक का गड्ढा खोदेंगे और उसकी परत दर परत आप सैंपलिंग लेंगे, क्योंकि 1.5 फुट तक सॉइल उपजाऊ रहती है, उससे नीचे डेड सॉइल रहती है। तो हमें ये देखना होगा कि सैंपल हम कलेक्ट करें। उसके बाद अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो सरकारी हमारे पास रोडू केवीके में है, आपके मशोबरा में है, आपके नौणी विश्वविद्यालय में है, डायरेक्टरेट में है, तो आप कहीं भी अपना सैंपलिंग करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। एक हमारे फार्म प्लस करके ठियोग में अवेलेबल है, रई घाट में, वहाँ भी लैब खुली है। सोलन में लैब खुली है डॉक्टर ब्रिजेश कमल की। तो अब बहुत सारे और भी लोग हैं जो सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मगर मुझे ये लगता है कि सबसे पहले फार्मर को सॉइल टेस्टिंग की ओर जाना चाहिए, खादों के बारे में, उसके बाद में बात करनी चाहिए। जी। अभी हमने तस्वीरों में कैमरे के माध्यम से दिखाया था कि यहाँ पर अभी भी पंकज के ऑर्चर्ड में यहाँ पर सेब अवेलेबल है। कौन सी वैरायटी है और इसके क्या दाम मिलते हैं वैसे? ये जो सेब आप देख रहे हैं, अब बगीचा तो पंकज नेगी जी का है, तो हम तो कैंप में आए थे और इनसे मिलने आए। तो ये पिंक लेडी है जी। और ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है तैयार होने में। मुझे लगता है ये तो 250 दिन, 220 से 250 दिन के आसपास भी ले सकता है। जितनी लेट रखेगी उतना बेहतर बनता है इसका फ्रूट। और ये लगभग एक तरह से जो मैंने ऐसे फील करा, हल्का सा थोड़ा सा ग्रेनी स्वीट से मीठा है और एक तरह से कलर चढ़ चुका है इस पे। और ये अगर हम इम्पोर्टेड की बात करें तो ये 400 से लेकर 600 तक केजी आ सकता है बाहर से। बहुत महंगा मिलता है क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत बढ़िया है और ये खाने में भी बहुत उम्दा है। तो अभी मैंने तो प्लग कर दिया है, मगर इन्होंने नहीं करा अभी। अब ये तैयार है ऑलमोस्ट तोड़ने के लिए और ये खाने में बहुत ही खूबसूरत है। और हमारे को ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये रेड डिलीशियस छूट जाएगा हम लोगों से। हम लोग खट्टी, ग्रेनी स्वीट, गाला या पिंक लेडी, हनी क्रीप्स, इस और जाएंगे अब हम। तो आने वाले इसमें फायदे भी बहुत है जी। आप देखेंगे इसकी ग्रोथ पैटर्न बहुत अच्छा होता है, जल्दी बड़ा बनता है पौधा, फ्रूट साइज बहुत अच्छा बनता है। और आप देखेंगे कि भाई इसमें क्रॉप बहुत अच्छी आती है जी। तो क्रॉप प्रोडक्शन वाइज भी अच्छी आती है, साइज वाइज भी अच्छी आती है। तो ये ऐसी वैरायटी हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है। दूसरी बड़ी बात है कि हम 3rd जनरेशन में बागवानी कर रहे हैं। लगभग 3 पुश्ते हो गई है हमारी सेम सॉइल पे काम करते हुए। तो जब हम सेम सॉइल पे काम करें तो हमारे को ग्रोथ वाली वैरायटी चाहिए। तो ग्रैनी स्मिथ, पिंक लेडी, हनी क्रिप्स, गाला, इनसे अच्छी नहीं हो सकती हमारे पास कोई भी वैरायटी जी। यानी कि आपने बताया कि लगभग ये 400 से 600 रुपए किलो भी जा सकता है। मेरे ख्याल से एक मुझे इसमें जो लगा कि आपने कहा कि इसको मेरे ख्याल 200-250 दिन अभी इसकी मार्केट नहीं है जी। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि भाई अभी प्रॉपर मार्केट नहीं है सेब की। ग्रैनी स्मिथ की बहुत अच्छी बन गई है, गाला की बहुत बढ़िया बन गई है। अब ये पिंक लेडी वगैरह इसके लिए अभी समय लगेगा क्योंकि ये बल्क में तैयार नहीं होती और अभी मंडी में नहीं जाती है। तो बहुत समय लगता है और ऐसी वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए। और आज जो आप देखें
देखेंगे प्रचलन चल पड़ा है हमारा, क्लैश हो रही है हमारी मार्केट, चाहे हम कश्मीर से उलझ जाए या किन्नौर से उलझ जाए हमारा सेब, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा जो हमारे निचले क्षेत्र है वहाँ हम अगर हम गाला और रेड डिलीशियस पे काम करें, जो हायर एल्टीट्यूड है, लगभग आप 7,000 से ऊपर की बात करें तो हमारे को वहाँ पे फ्यूजी, ग्रेनी स्मिथ, हनी क्रीप्स, पिंक लेडी, इन वैरायटी पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, आज क्लैश हो रही है मार्केट, और क्लैश होने के लिए शायद जिम्मेवार हम भी ज्यादा है, सरकारों का भी योगदान है इसमें, क्योंकि उन्होंने आज तक प्रॉपरली इसके लिए कोई एक रोड मैप तैयार नहीं किया। विभाग का भी इसमें अहम रोल था, मगर आज तक वो चीजें नहीं हो पाई। मगर अब जो नेक्स्ट, जैसे कि आपने बताया कि अब हम सिस्टम का हिस्सा है, नॉन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अब मैं भी जगह जगह अपने विचार रख रहा हूँ। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है हमारी, तो वहां भी हमने इन मुद्दों पे बात की है कि आने वाले टाइम के लिए बागवानी कैसी होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता हमारे को दोबारा से। जो आज तक का था वो बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा किया, माड़ा किया, सब कुछ बढ़िया, मगर आने वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए अगर हमारे को अपनी आर्थिकी बचानी है, बागवानी को और मजबूत बनाना है, तो दोबारा से हमारे को पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, रोड मैप ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, एक गरीब से गरीब तक का भी उससे अछूता ना रहे, और एक बड़े लेवल का जो बड़ा ग्रोवर है वो भी उससे अछूता ना रहे, और सबको बेनिफिट मिले। तो इसके लिए हमारे को बहुत काम करने की आवश्यकता है। पांचटा जी, लाइफ टाइम टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डिम्पश पांचटा जी, इन्होंने अहम जानकारी दी बागवानों के लिए, और साथ ही साथ लाइफ टाइम टीवी के माध्यम से जहां पर जुब्बल कोटखाई में चुनावी माहौल गर्म है, वहीं पर आपको बागवानी के नए टिप्स हम बता रहे हैं। हमारे साथ थे उत्कृष्ट बागवान पंकज नेगी, और साथ ही साथ जुब्बल क्षेत्र के उत्कृष्ट बागवान डिम्पश पांचटा जी। जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, अभी जो वैरायटी है लाइव आपको दिखा रहे हैं, अभी भी कोटखाई के समीप कोकुनाला में पंकज नेगी का ये ऑर्चर्ड है, जहां पर अभी भी सेब बगीचा यानी कि कुछ एक पौधे लदे हुए हैं। और आपको जिस तरह से जानकारी दी थी कि ये जो वैरायटीज है ये पिंक लेडी है, पिंक लेडी वैरायटी का नाम है, और मेरे ख्याल से ये सर्दी लेट आवर में टूटते हैं, सर्दी में ये तैयार होते हैं। और जिस तरह से भी डिम्पश पांचटा जी ने इसके बारे में जानकारी दी है कि ये खाने में जो ग्रीनी स्मिथ वैरायटी है उससे थोड़ा सा हल्का सा मीठा है, और साथ ही साथ इन्होंने जानकारी सॉइल एप्लीकेशन, फॉलियर एप्लीकेशन के बारे में भी बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बागवान पहुंचे हैं वो कोटखाई से हैं, जुब्बल से हैं, कुमारसैन से हैं, ठियोग से, कई क्षेत्रों से यहाँ पर बागवान पहुंचे हैं, और यहाँ पर पंकज नेगी का जो ऑर्चर्ड है इसको यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरह की आप बागवानी करते हैं, किस तरह की आप फार्मिंग करते हैं, कौन कौन सी वैरायटी आपके बगीचे में है, और कौन सी वैरायटी बेस्ट रहने वाली है, और किसके प्राइस अच्छे मिलते हैं। तो आपके साथ हम साझा कर रहे थे ये तस्वीरें कोटखाई के कोकुनाला से, पंकज नेगी का ये ऑर्चर्ड है। लाइव स्ट्रीम में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्द आपके बीच जुड़ेंगे, और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव प्रक्रिया है उससे भी आपको जल्द रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।